हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन क्रोशेट आर्ट, जहां पर हम हर फ्राइडे को आपके लिए एक नया क्रोशेट प्रोजेक्ट लेकर आते हैं और उसका डिटेल ट्यूटोरियल आप सभी के साथ शेयर करते हैं। तो आज का हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ये बहुत ही ब्यूटीफुल से टॉप के जो कि स्लीवलेस टॉप आया था। हमने बाज़ार से ख़रीदा था और ये स्लीवलेस था। मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही स्लीव 3/4 लेंथ में मैंने पूरी क्रोशेट से बुनी हुई है और ये उसका जो लुक है उसे टोटली चेंज कर रही है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आप भी अगर अपने किसी गारमेंट के साथ इस तरीके का एक्सपेरिमेंट करना चाहिए तो मेरी ओर से थम्स अप है। ये बहुत ही प्यारा लगता है और बहुत ही कम टाइम में ये बन जाता है, तो ज़रूर बनाइएगा। और यहाँ पर आप शेप देख सकते हैं, बिल्कुल ही जो क्लॉथ की स्लीव का फिटिंग आता है उसी तरीके का शेप मैंने क्रिएट करने की कोशिश की है। यहाँ पर मैंने वीडियो में आपको बताया है कि मैंने 1-2 बार तो इसे आधे से ज़्यादा बनाकर फिर उधेड़ डाला था, क्योंकि मुझे उसके जो शेप था उससे मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। लेकिन अभी ये जो फिटिंग आ रहा है बहुत ही बढ़िया आ रहा है। तो मैं आप सभी को रेकमेंड करूंगी कि आप भी अपने एक आध टॉप में इस तरीके की स्लीव बनाइए ज़रूर। यहाँ पर हमने 3/4 स्लीव्स बनाई है, लेकिन पूरी भी बना सकते हैं आप फुल लेंथ में, और यहाँ तक के कैप स्लीव भी बना सकते हैं। कैसे बनानी है? स्लीव सिर्फ और सिर्फ लेंथ में ही डिफर आएगा इसमें, लेकिन फिर भी मैंने अच्छे से वीडियो में समझा दिया है कि आपको किस तरीके से बनानी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसका ट्यूटोरियल। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं चैनल पर और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा, ताकि आगे आने वाले सारे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी करिएगा और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं इसका डिटेल ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर मैंने एक स्लीव की बुनाई कर ली है। अब मैं दूसरी वाली स्लीव में आपको इसका प्रॉपर ट्यूटोरियल दूंगी। मैं बता दूं कि एक स्लीव की बुनाई मैंने कर ली है। नेक्स्ट जो स्लीव है उसका ट्यूटोरियल आपको बहुत ही आसानी से सिखा दूंगी। लेकिन मेरे लिए ये आसान नहीं रहा, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ये काम किया है और मुझे जहाँ तक मालूम था, जितने मैंने ट्यूटोरियल्स देखे हैं उस हिसाब से ऐसा था कि अलग से स्लीव थोड़ी रफल वाली बना दो और उसे अटैच कर लो, या फिर नीचे से बनाओ। तो नीचे से बनाने वाला जो मेथड है ना, वो मेरी समझ में नहीं आता, क्योंकि उसमें क्या डिजाइन उल्टी दिशा में चली जाती है। अगर आप नीचे से बना रहे हो तो ये देखिए, ये जो डिजाइन है वो एक्चुअली नीचे की ओर जाती हुई अच्छी लगती है। अगर आप यही डिजाइन नीचे से ऊपर लाओगे तो वो बड़ा ही अलग सा दिखता है। ये मेरे हिसाब से कई लोगों को पसंद भी आता होगा। तो ये वाली जो स्लीव है ना, वो मुझे यहाँ से ही शुरुआत करनी थी। तो पहले तो हमें लूप बनाने पड़ते हैं, बांधना पड़ता है हमारे धागे को, ठीक है। फिर उस लूप में हम बुनाई की शुरुआत करते हैं। मैंने क्या किया, शुरुआत में सारे ही लूप में मैंने डिजाइन डालनी शुरू कर दी और आगे 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 बढ़ती गई। तो ये देखिए, ये जो शेप यहाँ पर इस तरीके से क्रॉस जा रहा है, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। वो जो शेप था वो ये देखिए इस तरीके से लग रहा था। अब देखने में तो बहुत ही बढ़िया लग रहा था, लेकिन पहनने के बाद बिल्कुल भी फिटिंग अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने पूरी उधेड़ डाली और फिर मैंने अपने हिसाब से दिमाग लगाकर इसे बनाया, ताकि जो अगर हम इससे कपड़े की स्लीव को अटैच करें तो जो कपड़े की स्लीव का जो हम शेप लेते हैं वही शेप क्रिएट करना था मुझे यहाँ, तभी इसका अच्छा सा फिटिंग आता। तो वो क्रिएट करने के लिए मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, मतलब कुछ अलग तरीके से इसकी शुरुआत की है और उसे स्टेप बाय स्टेप इस डिजाइन को अलग तरीके से आगे बढ़ाया है। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ इंक्रीज किया है और कैसे किया है वो मैं आपको बता दूंगी। लेकिन अगर आप भी ऐसा ही प्लान कर रहे हो, कुछ अपने गारमेंट के साथ इस तरीके की स्लीव आप बनाना चाहते हो, तो बिलीव कीजिए आपको उधेड़ने की नौबत ना आए। इसके लिए आप बिल्कुल यही स्टेप्स फॉलो कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ये जो मेथड है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और मेरी तरह किसी को भी ज़्यादा उधेड़
करने की, उधड़ने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए फिर शुरू कर देते हैं। अब देखिए ये जो यहाँ पर मैंने धागा लिया है वो अगर मैं आपको बता दूं तो ये मैंने लिया है एंकर का। ये देखिए ये वाला मैं यूज कर रही हूँ। देखिए थोड़ा सा नजदीक से, ठीक है। आप अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये धागा बहुत ही बढ़िया आता है। इस ट्यूटोरियल वाले वीडियो से पहले मैंने 2 वीडियोस मेरे चैनल पर अपलोड किए हैं जहां पर मैंने पूरा लहंगा और दुपट्टा यानी कि लहंगा चोली बनाकर बताया है, जो कि पूरा जो लहंगा है वो क्रोशेट से बना हुआ है। ऐसे 2 पीस मैंने बनाए हैं और उसका ट्यूटोरियल नहीं लेकिन डिस्प्ले वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है, क्योंकि हम आगे उस तरीके के लहंगे के ऑर्डर लेने में इंटरेस्टेड है। तो वो जो है वो मैंने इसी धागे में बनाया है। बेस्ट धागा है, बढ़िया वाली फिनिशिंग आती है इससे। और कोई भी अगर बड़ा और ऐसा प्रोजेक्ट आप बना रहे हो जो कि आपको जिसमें आपको ज्यादा टाइम के लिए वो चाहिए एज इट इज, तो आप इसी धागे का इस्तेमाल कीजिए। ये बहुत ही बढ़िया आता है, मैं इसी को रिकमेंड करती हूँ। और इस धागे के साथ हमने ये वाला, ये देखिए ये 1.3 mm है हुक साइज, यानी कि 3 नंबर का हुक है ये। आप 3 की जगह 4 नंबर का हुक अगर आपको मिल जाए तो वो भी इस धागे की बुनाई के लिए बेस्ट रहता है। अब कितना धागा यूज होगा उसका मैं आपको बताऊं तो ये देखिए ये एक स्लीव में मेरा ये पूरा का पूरा बोल यूज हो चुका है और इसमें से कहाँ गया थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा धागा बच जाता है। यानी कि अगर आपको 3/4 स्लीव बनानी है तो आपको ये वाला बॉल कम से कम 2 तो चाहिए ही चाहिए। किसी भी डिजाइन आप बनाओ, किसी भी डिजाइन, क्योंकि मैंने एक और डिजाइन बनाया है जिसका वीडियो अगले हफ्ते आएगा। तो उसमें मैंने थोड़ी ज्यादा जालीदार डिजाइन बनाई है, मेजरमेंट सेम ही रखा है। मैंने सोचा था कि शायद जालीदार डिजाइन में एक बॉल में काम हो जाएगा, लेकिन नहीं होता। जालीदार जो डिजाइन है उसमें थोड़ा सा एक बॉल में से इसमें जितना बचा है उससे थोड़ा सा ज्यादा बच जाता है, लेकिन दूसरा तो लेना ही पड़ता है, इसलिए पहले से 2 ही मंगा कर रखिए। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर लूप बनाने से। ये देखिए ये अंडर आर्म सेक्शन जो है उसका, ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा क्लियर, हाँ अब बढ़िया है। अब देखिए ये आपको गोट दिखाई दे रही होगी, तो हमें यहाँ पर हुक डालकर हुक नहीं, लूप्स नहीं बनाने। हमें ये पूरी जो पट्टी है जितनी भी हो आपके गारमेंट में उसे कवर करना है। ये देखिए यहाँ पर हम हुक को डालेंगे और ये जो ये धागा है उसे ना देखिए इस तरीके से यहाँ पर ले लेंगे, ओके। और फिर इस तरीके से हम एक सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। देखिए डार्क रंग है, कलर भी थोड़ा धागे का भी डार्क है। एक्चुअली ये मेरा टॉप नहीं है, मेरी भाभी का है, तो उन्हें जो कलर पसंद आया उसी रंग में मुझे बनाना पड़ रहा है। तो साथ ही साथ मैंने सोचा कि क्यों ना इसका ट्यूटोरियल भी बना दूं, क्योंकि क्या मैंने भी सर्च किया ना तो इस तरीके की स्लीव का ट्यूटोरियल अवेलेबल ही नहीं है कहीं पर भी। यूट्यूब पर बहुत सारी स्लीव्स के अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स मौजूद है, लेकिन ये वाला कहीं भी नहीं है। एक आध है तो उसमें अच्छे से समझ नहीं आता। तो आई एम श्योर कि ये ट्यूटोरियल आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब देखिए सिंगल क्रोशेट के बाद मैंने सिक्योर करने के लिए एक और सिंगल क्रोशेट बना लिया। अब 1, 2 और 3 चेन बनाकर ये देखिए थोड़े से डिस्टेंस पर इस तरीके से हम वापस से इसे सिंगल क्रोशेट की हेल्प से इस तरीके से बांध देंगे। तो ये जो 3 चेन का लूप क्रिएट होगा उसमें हम हमारी डिजाइन आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए फिर से 3 चेन बनाएंगे और अगेन थोड़े से डिस्टेंस पर हम इसी तरीके से ये देखिए पूरी जो पट्टी है गोट पट्टी उसे पूरा हमने कवर करना है। ये जो सिंगल क्रोशेट बनेगा वो काफी लंबा बनेगा
इट डिपेंड्स कि आप कौन से गारमेंट में ये बना रहे हो, उसकी जो गोट पट्टी है वो कितनी चौड़ी है, तो उतना चौड़ा बना लीजिए क्योंकि उसी से अच्छी ग्रिप आती है। ये देखिए, आप यहाँ पर बनाओगे ना तो उसका फिनिशिंग अच्छे से नहीं आएगा। ये सभी जगह पर एक ये हिस्सा पीछे बहुत ही बड़ा, मतलब बहुत ही मोटा भी होता है, तो फिर पीछे क्या होता है कि कहीं पर धागा हुक अंदर घुसता ही नहीं। और अप्रोप्रिएट जगह ढूंढने में क्या होता है, एक ऊपर हाथ होता है, एक थोड़ा सा नीचे होता है, तो वो बहुत ही अनइवन लगता है। तो उससे बेटर है कि आपको बुनाई में भी आसानी रहेगी अगर आप यहाँ से जो पतला वाला हिस्सा है वहां से आप हुक को लेंगे। तो 1 2 और 3 और अगेन इक्वल डिस्टेंस पर हम हुक को डालेंगे और धागा खींचकर यार्न ओवर करके एक सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। तो बस फिर वो वाली स्लीव में मेरे टोटल 33 लूप्स बने थे। तो डेफिनेटली जैसे मैंने आपको बताया कि आपको ये वाले स्लीव में जो स्टेप है उसी को आपको यहाँ पर रिपीट करना है, तभी आपका जो मेजरमेंट है वो सेम आएगा, क्योंकि दोनों स्लीव हमें ट्विन बनानी है। तो यहाँ पर मैं 33 लूप्स बनाऊंगी और ये वाली रो फिनिश करती हूँ लूप्स वाली, और कुछ ही देर में आपसे मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर मैंने आखिरी लूप के लिए यहाँ पर 3 चेन बना ली है। अब जो पहला वाला लूप था उसका जो यहाँ पर जो सिंगल क्रोशेट हमने शुरुआत में बनाया था उसमें इस तरीके से इसे स्लिप स्टिच से अटैच कर लेंगे। ओके, अब इसके बाद हम ये देखिए एक चेन बनाएंगे और यहाँ से हमारे धागे को काट लेंगे। ये देखिए, ये धागा मैंने काट लिया है। अब इसे इस तरीके से खींच लेंगे और अच्छे से इसे यहाँ पर हम नॉट लगा देंगे। अब ये जो धागे की टेल है और शुरुआत में हमने जो अटैच किया था, ये देखिए यहाँ पर भी ये धागे की टेल है, तो इन दोनों को हमें इस तरीके से अच्छे से बांध देना है। देखिए, अच्छे से सिक्योर कर लेना है ताकि कहीं से भी धागा उधर जाने का डर ना रहे। देखिए, मैं तो ये वाली जो पतला डोरा होता है उसमें जब भी बुनाई करती हूँ ना, तो जहाँ भी मैं कलर चेंज करती हूँ या फिर धागा चेंज करती हूँ या फिर अलग जगह पर अटैच करना होता है नॉट लगाकर, तो फिर इस तरीके से इसे सिक्योर करना ज़्यादा सेफ समझती हूँ, क्योंकि फिर इतनी मेहनत करते हैं और अगर वो उधड़ जाता है तो फिर कुछ काम का नहीं रहता। ये देखिए इस तरीके से। अब ये जो लंबी टेल है इसे हम काट देंगे। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये देखिए ये हमारा आर्म होल का जो पूरा हमारा लूप वर्क था वो हमने फिनिश कर लिया है। तो ये कुछ इस तरीके से है। ये देखिए, यहाँ पर जो अंडर आर्म सेक्शन है और ये हमारा शोल्डर वाला एरिया है। जो शोल्डर वाला एरिया जो है उसमें से हमें इतना पोर्शन, करीबन 1.5 से 2 इंच जितना पोर्शन है, उसे इस तरीके से पकड़ लेना है। और शुरुआत यहाँ से होती है, तो हमने यहाँ पर हमारे धागे को अटैच कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर मैं सारा, क्योंकि फर्स्ट स्लीव में मैंने जिस तरीके से किया था उसी तरीके से मैं काउंट करने वाली हूँ और उस तरीके से बनाने वाली हूँ। लेकिन अगर आप फर्स्ट ही स्लीव बना रहे हैं तो आपको इस तरीके से करीबन 1.5 या 2 इंच लेना है और उसमें जितने लूप आते हैं उतने आपको नोट डाउन कर लेने हैं, ताकि नेक्स्ट स्लीव में भी आप उतने ही लूप में से ऊपर के जो टॉप के लूप है बीच के, उसी लूप में से आप बुनाई की शुरुआत करें। अब देखिए ये जो ये देखिए फिर से दिखा दूं, ये ऊपर का जो हमने 1.5 से 2 इंच जितना पोर्शन, यानी कि तकरीबन ये देखिए इतना 2 से 2.5 फिंगर हमारी होती है, उतना पोर्शन हमें पहली रो के लिए बुनाई के लिए हमने ये सिलेक्ट किया है। तो उतने पोर्शन की शुरुआत जिस वाले लूप से होती है उस वाले लूप में हमें हमारे हुक को डालकर यहाँ पर हमारे इस वाले धागे को हमें अटैच करना है।
अब मैं एक बात आपको और बता दूं, मेरे चैनल पर आपको बहुत सारे टॉप के और बहुत सारे पाउच के और पर्सेस के वीडियो मिल जाएंगे। यहाँ तक के टेबल मैट और बहुत सा कुछ मैंने पैटर्न्स भी बनाए हैं। तो सारी लगभग मैंने ऊन से बनाना सिखाई है आपको, क्योंकि ऊन का क्या रहता है कि थोड़ा सा मोटा रहता है, तो वीडियो भी अच्छी बनती है, आपको भी अच्छे से समझ आता है। लेकिन उन सारी ही डिजाइन्स में अगर आप ये कॉटन थ्रेड यूज करो ना, तो वो जितना सुंदर मेरा बनाया हुआ आपको लगता है ना चैनल पर, उससे कई ज्यादा सुंदर बन सकता है। अब देखिए, मुझे तो हर वीक वीडियो अपलोड करनी होती है, तो ये पतले वाले धागे से बनाऊंगी ना, तो एक वीक में प्रोजेक्ट पूरा होना पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मुझे छोटे बच्चे भी है, उनका भी देखना होता है। लेकिन अगर आप अपने लिए बनाना चाहते हो ना, तो ये वाला थ्रेड बहुत ही बढ़िया है। आपको टॉप के लिए भी मैं यही रेकमेंड करूंगी। आप बोलोगे कि आपने ऊन में बनाया है, आपके स्टिचेस के काउंट में और हमारी स्टिचेस के काउंट में फिर डिफर आ जाएगा, तो वो आता है। लेकिन मैंने हर एक वीडियो में, अगर आप ध्यान से देखो ना, तो मैंने बताया हुआ है कि स्टिचेस मैंने कितनी ली है वो आपको नहीं देखना, आपको अपने कौन से पार्ट का मेजरमेंट लेना है, और उसके हिसाब से कई डिजाइन में 4 के मल्टीपल में चेन चाहिए होती है, कई डिजाइन में 5 के मल्टीपल में चाहिए होती है, 10 और 20 के मल्टीपल वाले डिजाइन भी मैंने डाली है। तो उस हिसाब से आपको चेन बनानी है। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका मेजरमेंट क्या है, आप कौन सा हुक इस्तेमाल कर रहे हो, आप कौन सा धागा इस्तेमाल कर रहे हो, आपको सिर्फ डिजाइन के हिसाब से वो कितने के मल्टीपल में चेन डालनी है। और अगर आप टॉप टू बॉटम वाला बना रहे हो, तो मोस्टली आपको अपने सिर के जितना गोलाई का आपको नाप लेना है, यानी कि उतनी ही चेन बनानी है जिस चेन को बंद करने के बाद जो हमें गोलाई मिलती है, उस रिंग में से हमारा सिर आसानी से निकल जाए। और अगर आप बॉटम टू टॉप बना रहे हो, तो आपको जो आपकी लंबाई, अगर आप कमर तक का बना रहे हो तो कमर का मेजरमेंट चाहिए। मोस्टली हम क्या करते हैं कि चेस्ट के मेजरमेंट को, अगर हम क्रॉप टॉप बना रहे हैं तो चेस्ट के मेजरमेंट को फॉलो करते हैं, और अगर हम लॉन्ग टॉप बना रहे हैं तो हमारा जो हिप्स का मेजरमेंट है उसे नाप लेना है, और उस नाप से मैच करती हुई हमें चेन बनानी है। अकॉर्डिंग टू डिजाइन जो डालनी है, उसमें हमें कितने के मल्टीपल की चेन बनानी है, उस तरीके से बनानी है। तो डेफिनेटली ये वाले धागे से बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलता है, आप ट्राई जरूर कीजिएगा। अब ये देखिए, यहाँ पर हमने धागा अच्छे से अटैच कर लिया है। अब 1 और 2 चेन बनाएंगे, और जो नेक्स्ट लूप है उसे स्किप करके उसके नेक्स्ट वाले लूप में हम हमारी डिजाइन की शुरुआत करेंगे। तो ये देखिए, उस लूप में हम 1 डबल क्रोशेट, फिर वापस से वही वाले लूप में ये देखिए यार्न ओवर करेंगे, फिर लूप में डालेंगे, और ये देखिए दूसरा डबल क्रोशेट भी बनाएंगे। अब हम एक चेन बनाएंगे, फिर से सेम ही लूप में, ये देखिए जिस लूप में हम काम कर रहे हैं 2 डबल क्रोशेट हमने बनाए, उसी लूप में हमें फिर से 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये 1 और ये 2। अब ये 2 डबल क्रोशेट बनाने के बाद हमें नेक्स्ट लूप को स्किप करना है, और उसके नेक्स्ट वाले लूप में सेम यही शेल डिजाइन रिपीट करना है, यानी कि 2 डबल क्रोशेट, 1 चेन, और सेम लूप में फिर से 2 डबल क्रोशेट। तो ये देखिए 2 डबल क्रोशेट, फिर 1 चेन, और सेम जगह पर हम दूसरे 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये देखिए, तो ये देखिए सेम शेल हमने यहाँ पर भी बना लिया। अब नेक्स्ट, क्योंकि हमने ऊपर की जो 2 इंच तक का पोर्शन है उसे ही बुनना है। ये देखिए, शुरुआत हमने यहाँ से की थी ना, तो ये वाले लूप में हम क्या करेंगे, एक स्टिच मार्कर लगा देंगे, जो मैं लगाना भूल चुकी हूँ, अभी लगा देते हैं, कोई बात नहीं। तो स्टिच मार्कर से क्या होगा कि स्टिच मार्कर तक ही हमें बुनाई करनी है, और फिर वहां से हमें घूम जाना है और नेक्स्ट रो की बुनाई करनी है।
तो ये देखिए, ये हमारा स्टिच मार्कर आ चुका है और अब हम लगा देते हैं स्टिच मार्कर। वीडियो में कुछ चीज़ें मैं बताना भूल जाती हूँ और फिर ये देखिए, इस तरीके से शुरुआत हमने इस तरीके से की थी ना। ये देखिए, हमने इतना पोर्शन ऊपर का जो है उससे बुनने का डिसाइड किया था। ठीक है, इस तरीके से 2 से 1.5 इंच तक का। तो ये देखिए, तकरीबन यहाँ पर हमारा स्टिच मार्कर आता है इस तरीके से। तो ये डिज़ाइन जो फर्स्ट रो है वो हमें यहाँ स्टिच मार्कर तक ही बुननी है। तो मैंने तो जो दूसरी वाली हमारी स्लीव है वहाँ पर मैंने 4 शेल्स बनाए थे पहली रो में। तो मैं 4 शेल्स बनाऊंगी यहाँ पर भी पहली रो में। तो ये देखिए, हमारे कितने शेल बने हैं अभी तक? 2 शेल बन चुके हैं। अब हम और 2 बनाएंगे। ये देखिए, डार्क रंग होता है ना, फिर कैमरे में बिल्कुल भी अच्छा दिखाई नहीं देता आपको, इसलिए मैं पतला धागा और डार्क कलर्स का कम इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या करें अभी? ये देखिए, ये दूसरा और ये नेक्स्ट हमें स्किप करके यहाँ पर हमें हमारा तीसरा शेल बनाना है। सेम डिज़ाइन, 2 डबल क्रोशेट यानी कि 2 DC, 1 चेन यानी कि 1 चेन, एंड देन इन द सेम लूप यानी कि सेम लूप में और 2 डबल क्रोशेट। ये देखिए, इस तरीके से कुछ ये डिजाइन दिखेगा। अब देखिए, नेक्स्ट शेल जो नेक्स्ट लूप है उसे स्किप करना है और उसके नेक्स्ट वाले लूप में हमें फिर से ये शेल डिजाइन डालना है। दो डबल क्रोशेट, फिर 1 चेन बनानी है और अगेन 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ओके, तो ये हमारे 4 शेल बन चुके हैं। अब शुरुआत में हमने 2 चेन बनाई थी, उसके बाद हमने एक लूप को स्किप किया था और नेक्स्ट लूप में हमने शेल डिजाइन बनाई थी। तो एंड भी उसी तरीके से करेंगे। ये हमारा आखिरी लूप, आखिरी शेल बना लिया। अब 2 डिजाइन बनाकर नेक्स्ट लूप को स्किप करेंगे और नेक्स्ट यानी कि यहाँ हमारा स्टिच मार्कर जहां पर हमने लगाया था वही लूप आ चुका है। तो वहां पर हम इसे इस तरीके से सिंगल क्रोशेट्स की हेल्प से इसे अटैच कर लेंगे। अब फिर से शुरुआत और एंड में हमें हमेशा 2 चेन बनानी है ये वाली डिजाइन के लिए। अब हमने इसे घुमा लिया है। अब घुमाने के बाद ना, अभी हम 1 और 2 और 3 चेन बनाई। 3 चेन बनाने के बाद हमें ना यहाँ पर एक लूप छोड़कर नेक्स्ट जो लूप है वहां पर इसे अटैच करना है। लूप छोड़ना नहीं है, नेक्स्ट ही लूप में हमें इसे अटैच करना है। लूप हमें कब छोड़ना है? जब हम ये रो फिनिश कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट रो के लिए हमें एक लूप बनाना है, यानी कि 3 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट लूप में हमें उसे अटैच करना है और उसके बाद 2 चेन बनाकर हमें घुमा लेना है इसे। ठीक है, ये स्टिच मार्कर मैं यहाँ पर निकाल लेती हूँ, इसी की वजह से मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। ये देखिए, अब यहाँ से हम नेक्स्ट जो हमारी रो है उसकी शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत यहाँ से हमें इंक्रीज करना है। तो इंक्रीज हम कहाँ पर करेंगे? 2 जगह पर। यहाँ पर जो 2 चेन हमने बनाई ये वाली रो के एंड में, यहाँ पर हम एक ये शेल बढ़ाएंगे और आखिर में यहाँ पर जो 2 चेन है जो कि हमने शुरुआत में बनाई थी वहां पर हम एक शेल बढ़ाएंगे। यानी कि जो नेक्स्ट रो है, फर्स्ट रो में हमारे पास 4 शेल थे,
तो ये जो नेक्स्ट रो है उसमें हमारे पास 6 शेल बनेंगे। तो ये जो 2 चेन यहाँ पर है उसमें पहला शेल हम बना लेते हैं, यार्न ओवर। 2 चेन में हमें इस तरीके से थ्रू आउट हुक को डालना है, एक डबल क्रोशेट बनाना है। अगेन सेम 2 चेन स्पेस में हमें दूसरा डबल क्रोशेट बनाना है, फिर एक चेन बना लेनी है। अगेन यार्न ओवर, सेम चेन स्पेस में हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर से यार्न ओवर करेंगे और सेम चेन स्पेस में हम दूसरा डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब नेक्स्ट ये देखिए यहाँ पर हमारी शेल की डिजाइन है। तो बीच में जो 1 चेन स्पेस हमने दिया था हर एक शेल में, उस हर 1 चेन स्पेस में हमें सेम शेल डिजाइन डालना है, यानी कि एक और सेम चेन स्पेस में ये दूसरा डबल क्रोशेट, फिर एक चेन, अगेन सेम चेन स्पेस में हम 2 और डबल क्रोशेट बनाएंगे, एक और ये 2। बस तो इसी तरीके के बाकी के जो 1, 2 और 3 शेल है उसमें हम ये बीच वाली जो चेन स्पेस है वहां पर हमें सेम शेल डिजाइन डालना है। तो रो के आखिर में मिलते हैं। सो फ्रेंड्स ये देखिए बाकी के 3 शेल की डिजाइन बनाने के बाद हमें आखिरी शेल यहाँ पर जो हमने शुरुआत में 2 चेन डाली थी फर्स्ट रो की शुरुआत में, वहां पर हमें यही सेम शेल डिजाइन बना लेना है, यानी कि हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और उसके बाद अगेन सेम चेन स्पेस में हम दूसरे 2 डबल क्रोशेट बना लेंगे। तो ये जो नेक्स्ट रो यानी कि सेकेंड रो है उसके अंत तक हमारे पास 6 की जगह अब 8 शेल है। अब देखिए अगेन रो फिनिश हो रही है तो हम 1 और 2 चेन बनाएंगे। इसी 2 चेन में हम नेक्स्ट यानी कि थर्ड चेन का जो इंक्रीज वाला शुरुआत का इंक्रीज वाला शेल है उसे बनाएंगे। तो ये देखिए रो जब एंड होती है तो हमें एक लूप छोड़कर नेक्स्ट लूप में हमें इससे ज्वाइंट करना है, ये देखिए इस तरीके से, और फिर 1 और 2 और 3 चेन बनाकर उसके नेक्स्ट लूप में हमें अटैच करना है और उसके बाद अगेन 1 और 2 चेन बनाकर नेक्स्ट रो की शुरुआत करनी है। तो अंत और शुरुआत हमें हर एक रो का इसी तरीके से करना है। अब ये देखिए यहाँ पर अगेन हमें इंक्रीज करना है, तो इंक्रीज करना है इसलिए हम ये वाली जो 2 चेन स्पेस है उसमें हम सेम शेल डिजाइन बनाएंगे और यहाँ पर हम जो सेकंड रो है उसे रिपीट करेंगे, यानी कि यहाँ पर जो 2 चेन है उसमें हम एक शेल डिजाइन डाल देंगे। बाकी के सारे ही जो 6 शेल्स है उसमें जो बिटवीन यानी कि बीच की जो एक चेन है उसमें हमें ये वाला डिजाइन डालना है, यानी कि ये वाली जगह पर हम सेम शेल डिजाइन डालेंगे और उसके बाद आखिर में जो 2 चेन है उसमें ये शेल डिजाइन डालेंगे ताकि इस रो के अंत में हमारे पास और 2 इंक्रीज के साथ टोटली 8 शेल होंगे। तो ये जो तीसरी वाली रो है उसमें हमें दूसरी रो को ही रिपीट करना है। उसके बाद हम चौथी वाली रो में भी इसी रो को रिपीट करेंगे, यानी कि इसी तरीके से हम रो फिनिश करेंगे और इंक्रीज वाला शेल बनाने के बाद सारे ही शेल में हम यही शेल डिजाइन डालेंगे और जो आखिरी की हमारी 2 चेन होगी उसमें भी फिर से हम एक इंक्रीज शेल डालेंगे। तो हम नेक्स्ट 3 रो तक, एक रो में हमने इंक्रीज कर लिया और 3 रो में हम इंक्रीज करने के लिए यही सेकेंड रो को रिपीट करेंगे। तो मैं वो सारी रो बुनाई करने के बाद आपसे मिलती हूँ और आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट रो में मैंने इंक्रीज नहीं किया, लेकिन क्यों नहीं किया और आपको कौन सी वाली रो में अटकना है, इंक्रीज नहीं करना है, वो सारा आपको समझ आ जाए। यहाँ पर तो मुझे फर्स्ट वाली जो मैंने स्लीव बनाई थी उसमें मैंने 4 रो इसी तरीके से बनाई थी इंक्रीज वाली और 5वीं वाली रो में मैंने इंक्रीज नहीं किया था टू मेंटेन द शेप ऑफ द स्लीव। तो वो आपको कैसे पता चलेगा कि आप जो डिजाइन डाल रहे हैं, आप जिस मेजरमेंट को फॉलो कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको कहाँ पर
अटकना है या फिर नहीं अटकना है या फिर क्या करना है। ठीक है, वो मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ और बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इंक्रीज वाली 3 या और टोटल 4 रो बना ली है। ठीक है, अब आप देखिए ये जो हमने बुनाई की है उसके जो शेप है, ये देखिए इसे इस तरीके से रखेंगे तो ये देखिए इसका जो शेप है वो देखिए आपको लिटिल बिट थोड़ी सी गोलाई बनती हुई नजर आएगी। ठीक है, आप जो भी डिजाइन डाल रहे हो, जिस वाली भी रो में आप नोट करो कि आपका यहाँ से गोलाई पकड़ रहा है, ये आपका स्ट्रेट आना चाहिए। ये जो पोर्शन है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट आना चाहिए, ये गोलाई हमें नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ से गोलाई हमें नहीं चाहिए। तो जो भी डिजाइन आप डाल रहे हो, जहां भी आपको लगे कि ये रफल्ड हो रहा है यानी कि यहाँ से गोलाई पकड़ रहा है, तो आप इंक्रीज सबसे पहले तो बंद कर दो, बिना इंक्रीज के बुनाई शुरू कर दो। और अगर एक रो देखिए, अभी हम यहाँ से हमारी इंक्रीज स्टॉप कर रहे हैं, तो इंक्रीज ये वाले डिजाइन के लिए हम स्टॉप करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, ये देखिए हमने यहाँ पर हमारी चौथी वाली रो को फिनिश किया था। अब हम सेम जैसे हम नेक्स्ट रो के लिए हर एक रो में जिस तरीके से हम करते हैं उसी तरीके से करेंगे। ये देखिए पहले हमने ये देखिए ये चौथी वाली रो को हमने एक लूप छोड़ के यहाँ पर अटैच कर लिया था, फिर 3 चेन बनाकर यहाँ पर अटैच किया था। अब हम क्या करेंगे, 1 और 2 चेन बनाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट रो की शुरुआत करेंगे। क्योंकि हम यहाँ पर इंक्रीज नहीं कर रहे इसलिए ये जो 2 चेन है यहाँ पर हम शेल की बुनाई नहीं करने वाले। हम जो हमारी अगली वाली रो में जितने शेल हमारे पास है उन शेल्स के ऊपर ही हमारे ये वाले रो की डिजाइन बुनेंगे। ये देखिए ये देखिए ये जो 2 चेन है जिसमें हम शुरुआत में और रो के अंत में एक एक शेल बनाते थे और इस तरीके से हर रो में हमारे पास 2 शेल्स बढ़ जाते थे, तो यहाँ पर हमें बढ़ाना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाली जगह पर यानी कि जो फर्स्ट शेल है हमारी अगली वाली रो का, उस शेल की जो बीच की जो चेन है उसमें हम सेम शेल डिजाइन बुनेंगे। एक चेन और सेम स्पेस में हम 2 और डबल क्रोशेट बना लेते हैं। ये पतले धागे से बुनाई करने में बहुत ही आसान रहती है, रादर देन एनी चंकी यान और एनी थिक यान। पतले धागे से जो हमारा वर्क है ना वो आसान लगता है मेरे हिसाब से, मुझे लगता है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ऊन से ही बुनाई करती हूँ। तो आज बहुत दिनों बाद जब ऐसे पतले धागे का इस्तेमाल करो ना तो इससे बुनाई बहुत ही आसान लगने लगती है और ज्यादा ब्यूटीफुल भी लगती है, तो मजा आता है इससे बुनने में। अब ये देखिए नेक्स्ट जो शेल है उसकी जो बीच वाली चेन है वहां पर भी हमें सेम शेल डिजाइन बना लिया है। अब बस इसी तरीके से हमें ये सारे ही जो शेल्स है हमारे, इन सारों में ही जो बीच की चेन है वहां पर हमें बुनाई करनी है और फिर ये आखिरी वाले शेल तक बुनाई करती हूँ और इस रो के अंत में आपसे मिलती हूँ। देखते हैं हमारे रफल्स कम होते हैं कि नहीं। मुझे पता है कि एक बार ये इंक्रीज बंद करने के बाद रफल बंद हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर से हमें इंक्रीज वाला राउंड शुरू करना है। लेकिन इन एनी केस ये एक बिना इंक्रीज का रो बनाने के बाद भी आपको गोलाई नजर आती है तो आप एक और राउंड बिना इंक्रीज के बना सकते हो। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सूझबूझ पर ही है कि आपको कितना ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपको इंक्रीज की ज़रूरत है या नहीं है। वो आपको देखना है अपने यान, अपने गारमेंट, अपने मेजरमेंट के हिसाब से और आप जो डिज़ाइन डाल रहे हो उसके हिसाब से कि आपको
नेक्स्ट कितने राउंड बिना इंक्रीज के बनाने हैं। तो चलिए, मुझे तो यहाँ पर एक ही राउंड बनाना है, लेकिन एक राउंड बनाने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि मुझे आपको किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है कि आपको नेक्स्ट जो राउंड है वो इंक्रीज वाला बनाना है, बिना इंक्रीज का नहीं। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो हमारा बिना इंक्रीज वाली जो हमारी रो है वो यहाँ पर मैंने आखिरी शेल पर भी ये वाले शेल की बुनाई कर ली है। अब अगर हम इंक्रीज कर रहे होते तो हम क्या करते, यहाँ पर ये जो 2 चेन है वहां पर भी हम सेम शेल क्रिएट करते, लेकिन क्योंकि हम इंक्रीज नहीं कर रहे हैं इसलिए हम 2 चेन बनाएंगे। और ये देखिए, ये वाला जो लूप है उसके बाद वाला लूप यानी कि ये वाला उसे स्किप करेंगे और यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशेट बनाकर इसे अटैच करेंगे। अब 1, 2 और 3 बनाकर एक लूप क्रिएट करेंगे, यानी कि नेक्स्ट लूप में हम जंप करेंगे और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। अब हर बार हम जिस तरीके से 1 और 2 चेन बनाकर नेक्स्ट रो की शुरुआत करते हैं उसी तरीके से हम 2 चेन बना लेते हैं। अब नेक्स्ट रो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक टिप देती हूँ। अक्सर हम अगर हमारा जो बुनाई का काम है उसे इस तरीके से छोड़ना होता है किसी काम के कारण, तो हम इसे इसी तरीके से छोड़कर इसे कबट में रख देते हैं। फिर क्या होता है, निकालने में धागा खींच जाता है तो कुछ हमारा बुनाई किया हुआ काम उधड़ जाता है और फिर वो हमें फिर से बनाना पड़ता है। तो इस तरीके से काफ़ी हमारे समय का हम व्यय करते हैं और हमारा काम भी काफ़ी बढ़ जाता है। तो कभी भी किसी भी बुनाई वाले प्रोजेक्ट को अगर हम छोड़ना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो आखिरी स्टिच है उसके बाद हमें इस तरीके से लूप को थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। और ये है स्टिच मार्कर, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाए हैं। ये बहुत ही यूजफुल चीज़ है। मैंने काफ़ी समय से मंगवा कर रखे थे, लेकिन आने के बाद मैंने उससे हमारे घर में पता नहीं किसी ऐसी जगह पर रख दिया था कि जो मैं भूल चुकी थी और मुझे मिल भी नहीं रहे थे। लेकिन अब मेरे हाथ में आ चुके हैं और अब मैंने इसे बहुत ही जल्दी से मिल जाए ऐसी जगह पर रखा है। तो ये देखिए, इसे इस लूप में हमें इसे इस तरीके से लगा देना है। अब देखिए, अब बच्चों वाला घर है, मेरे घर में भी बच्चे हैं। आयमन तो बहुत ही नोटी है, अक्सर ये इस तरीके से धागा खींच लेती है। लेकिन अब कितना भी कोई भी धागा खींचे, हमारा जो बुनाई किया हुआ पोर्शन है वो एज इट इज रहने वाला है। जब भी हमें फिर से शुरुआत करनी है तो हमें इस स्टिच मार्कर को इस तरीके से खींचना है और इसमें से निकाल देना है और फिर से जो हमारा वर्क है उसकी हमें शुरुआत कर देनी है। तो अभी इसे यहाँ पर इस तरीके से रखते हैं क्योंकि मुझे आपको बताना है इसमें क्या चेंजेस आया है। अब देखिए, ये फिर से अगर मैं यहाँ पर रख दूँ तो अब आपको पता चलेगा कि ये देखिए, ये स्ट्रेट हो चुका है। जो थोड़ी सी गोलाई नजर आ रही थी वो अब नहीं आ रही, इसलिए हम नेक्स्ट 3 राउंड तक अब हम इंक्रीज वाला यानी कि सेकेंड रो को हम रिपीट करेंगे नेक्स्ट 3 राउंड तक। उसके बाद मुझे फिर से यहाँ पर ये वाला जो 5वां वाला राउंड है उसे बनाना है, यानी कि बिना इंक्रीज वाला राउंड। उसके बाद फिर से मैं नेक्स्ट 3 राउंड में रो नंबर 2 को रिपीट करूंगी और उसके नेक्स्ट राउंड में फिर से ये रो नंबर 5 को रिपीट करूंगी, यानी कि बिना इंक्रीज वाला राउंड बनाऊंगी। तो इससे क्या होगा, ये जो मेरा स्ट्रेट शेप है वो आगे तक मेंटेन रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर 3 इंक्रीज वाली रो बनाने के बाद आपसे मिलूंगी और इसका शेप फिर से आपको दिखाऊंगी। लेकिन बस आपको ये पोर्शन जो है वो स्ट्रेट रहे उसी तरीके से बुनाई करनी है। तो चलिए अब बुनाई शुरू करते हैं। यहाँ से हम पहले तो इसे डिटैच कर लेते हैं स्टिच मार्कर को। अब ये लूप में हम हमारा हुक लगा देंगे और इसे इस तरीके से घुमाने के बाद हम रो नंबर 2 को रिपीट करेंगे, जो कि हमारी इंक्रीज वाली रो है। तो यहाँ पर ये जो 2 चेन है, यहाँ पर हमें शेल डिजाइन जो हम यहाँ पर बना रहे हैं उसे बनाना है। उसके बाद बाकी के जितने भी शेल है उसमें जो बिटवीन चेन है उसमें हमें सेम शेल डिजाइन बनाना है। अभी मैं बताती हूँ, वैसे तो मैंने आपको
काफ़ी दफ़ा बता दिया है, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। इस तरीके से मुझे भी पता है मेरा वीडियो थोड़ा लंबा बन जाता है, लेकिन फिर ना मुझे ऐसा ही लगने लगता है कि मैंने आपको अच्छे से नहीं समझाया, इसलिए मैं 2-4 बार रिपीट भी कर देती हूँ एक ही डिज़ाइन बताना। ये देखिए, ये बीच वाली जो चेन है यहाँ पर हमें यही सेम शेल डिज़ाइन इस तरीके से रिपीट करना है, और बाकी के जितने भी शेल है उसमें इसी तरीके से बीच वाली ये जो 1 चेन स्पेस है वहाँ पर हमें सेम शेल डिज़ाइन बनाना है। और आखिरी तक यहाँ पर पहुँचने के बाद ये देखिए, यहाँ पर जो आखिरी 2 चेन है वहाँ पर हमें फिर से एक शेल डिज़ाइन बनाना है। फिर 2 चेन बनाने के बाद ये वाले लूप को स्किप करके ये वाले लूप में इस रो को अटैच करना है। उसके बाद 3 चेन बनानी है, नेक्स्ट लूप में अटैच करना है। फिर 2 चेन बनाने के बाद घूम जाना है और फिर से रो नंबर 2 को रिपीट करना है। फिर से नेक्स्ट राउंड में भी हमें रो नंबर 2 को रिपीट करना है, यानी कि 5वीं वाली रो बनाने के बाद मैं यहाँ पर 7वीं, 8वीं और 9वीं वाली रो इंक्रीज वाली बनाऊंगी। 10वीं वाली रो फिर से 5वीं वाली रो को रिपीट करूंगी, यानी कि बिना इंक्रीज के बनाऊंगी। तो 9 रो बनाने के बाद, 9 रो बनाने के बाद हम फिर से मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये 5वीं वाली बिना इंक्रीज की रो के बाद मैंने यहाँ पर और 3 रो बनाई है इंक्रीज के साथ। अभी भी ये रफल तो नहीं बता रहा, ये स्ट्रेट ही है, लेकिन मैं अगर इसे नापूं ना तो ये बनता है तकरीबन 6 इंच। और मेरी जो स्लीव की चौड़ाई का मेजरमेंट मुझे चाहिए वो मुझे तकरीबन 6.5 के आसपास चाहिए। तो अभी ये 6.5 इंच अगर मुझे चाहिए तो मुझे क्या करना है कि अभी सिर्फ एक ही रो में इंक्रीज करना है। तो अभी ये 3 रो तो मैंने बिना इंक्रीज के साथ बनाई है, तो अभी एक बिना इंक्रीज के बनाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर और 2 रो बन सकती है अभी। तो मैं एक रो जो है वो बिना इंक्रीज के बना लेती हूँ और उसके बाद नेक्स्ट रो इंक्रीज के साथ बनाऊंगी। तो यहाँ पर यहाँ तक की बुनाई मेरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम सीधी बुनाई करेंगे राउंड, जहाँ तक कि हमें हमारी स्लीव की 3/4 स्लीव के लिए हमें जो मेजरमेंट्स, मतलब जो लेंथ चाहिए वो मिल नहीं जाती। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, इस तरीके से ये देखिए यहाँ तक की बुनाई हो जाएगी। और इतनी बुनाई के बाद आपको इसे अगर कैप स्लीव पहनना चाहते हैं तो एज इट इज रख सकते हैं। जो आखिरी वाली रो है एजिंग की, वो यहाँ पर बना सकते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। और अगर आपको हाफ स्लीव बनाना है तो आप 3 या 4 रो, ये देखिए यहाँ पर कैप स्लीव तक की बुनाई यहाँ तक की करने के बाद और आगे 3 या 4 रो बना लेंगे तो आपकी बन जाएगी हाफ स्लीव। और मैंने जितनी बुनाई की है 15 इंच तक अगर बुन लेंगे तो 3/4 बन जाएगी। और अगर आपको फुल स्लीव बनानी है तो आप उससे ज्यादा भी बुन सकते हैं। तो ये चारों तरीके से आप ये स्लीव बना सकते हैं। तो अभी मैं एक बिना इंक्रीज वाली रो बुनती हूँ, उसके बाद एक इंक्रीज वाली, यानी कि पहले मैं रो नंबर 5 जो हमने बुनी उसे यहाँ पर रिपीट करूंगी, और उसके बाद एक रो में मैं एक, यानी कि आखिरी वाली रो होगी यहाँ के लिए, उसमें मैं रो नंबर 2 को, यानी कि इंक्रीज वाली रो बनाऊंगी। तो वो 2 रो बनाने के बाद मेरा ये जो बुनाई वाला जो पोर्शन है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा। फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमें सीधी सीधी बुनाई किस तरीके से करनी है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये यहाँ तक मेरी बुनाई पूरी हो चुकी है। अब अगर आपको कैप स्लीव, यहाँ मुझे मेरी चौड़ाई भी मिल चुकी है 6.5 से 6.25 इंच की। और ये देखिए, अभी हम सीधी सीधी बुनाई करेंगे बिना इंक्रीज के पैरेलल। अगर आपको कैप स्लीव बनाना है तो एक और रो बनाकर जो फाइनल रो है, मतलब लास्ट वाली जो एजिंग वाली रो है, वो बना दीजिए। और जैसे मैंने आपको बताया हाफ स्लीव और 3/4 स्लीव और फुल स्लीव के लिए क्या करना है। तो अगर यहाँ तक की बुनाई आप कंप्लीट, ये देखिए यहाँ पर और एक रो बनने के बाद ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद हम ये जो एजिंग वाली रो है अगर वो बना देते हैं तो ये पूरा कैप स्लीव बन जाएगा। तो आप जिस तरीके से भी चाहे उस तरीके से आप इसे आगे बढ़ा सकते हैं, ये वाली डिजाइन को। अब ये देखिए,
यहाँ पर जो मैंने जो आखिरी रो बनाई है वो यहाँ पर फिनिश की है। जब आपको आपकी चौड़ाई मिल जाए उसके बाद इंक्रीज वाली रो बंद कर दीजिए। अगर और भी बुनाई करने की ज़रूरत है आर्म होल में, और आपको अगर अपना डिज़ायर जो ब्रेथ है वो मिल चुका है तो फिर आगे की बुनाई में आपको इंक्रीज बंद कर देना है और सीधी सीधी ही बुनाई बिना इंक्रीज के आखिर तक करते जानी है। अब ये देखिए यहाँ पर मैं इसे 3 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट लूप में ज्वाइंट कर रही हूँ। और अब अगर आप रॉन्ग साइड पर है तो आपको ये इसे इस तरीके से कर कर बुनाई शुरू कर देनी है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैं राइट साइड पर ही हूँ इसलिए मैं क्या करूँगी कि यहाँ से ये देखिए ये वाला जो फर्स्ट मेरा शेल है वहाँ से मैं बुनाई की शुरुआत कर रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर हम फिर से शेल ही बनाएंगे, एक और ये 2, फिर एक चेन एंड देन सेम चेन स्पेस में 2 और डबल क्रोशेट। बस तो फिर अब तो सेम ही बुनाई है। ये देखिए यहाँ से हमने रो की शुरुआत की। अब सारे ही शेल्स के ऊपर हम डिज़ाइन बनाते हुए ये वाले आखिरी शेल तक पहुँचेंगे। ये देखिए यहाँ पर पहुँचेंगे और सीधा आखिरी शेल बनाने के बाद बिना एक भी चेन बनाए हम उसे यहाँ पर ये देखिए ये हमारा जो ये वाले शेल का फर्स्ट डबल क्रोशेट है उसकी हेड चेन में ज्वाइंट कर लेंगे। तो वो मैं ये वाली रो फिनिश करने के बाद बताती हूँ कि अब जो सीधी सीधी राउंड बुनाई है उसमें हमें रो फिनिश कैसे करनी है और शुरू कैसे करनी है। सो फ्रेंड्स ये देखिए ये आखिरी वाली जो आर्म होल की जो रो है उसका आखिरी शेल बनाने के बाद हमें सीधा ये रो की शुरुआत में हमने जो शेल बनाया था वहाँ पर इससे ज्वाइंट कर देना है। अगर आपको ये जो चौड़ाई है इसे ज्वाइंट करने के बाद आपको मतलब इतना करने के बाद आपको ये नाप लेना है। अगर आपको ये थोड़ा सा कम लगता है तो आप यहाँ पर एक शेल बीच में बना सकते हो। अगर मैं ये शेल बीच में बनाऊंगी तो बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी स्लीव, तो मैं नहीं बना रही हूँ। और उसे सीधा ये वाला जो शेल है जो हमने शुरुआत में बनाया था उसका जो फर्स्ट डबल क्रोशेट है उसकी हेड चेन में इसे मैं स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन करूँगी। तो हर एक रो को हमें इसी तरीके से फर्स्ट वाले शेल के फर्स्ट डबल क्रोशेट की हेड चेन के साथ ज्वाइन करना है और फिर एक स्लिप स्टिच और ये दूसरी स्लिप स्टिच के साथ हम 1 चेन गैप में पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से हमें 1, 2 और 3 चेन बनानी है जो कि हमारा फर्स्ट डबल क्रोशेट रहेगा। तो जो ये रो हम यहाँ पर फिनिश करेंगे ये वाले शेल पर, तो जैसे हमने इसे यहाँ ज्वाइन किया उसी तरीके से ये जो 3 चेन है वो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशेट रहेगा। तो ये रो फिनिश होने के बाद आखिरी वाला शेल बनाने के बाद यहाँ पर हम जो थर्ड वाली चेन है वहाँ पर हम इसे ज्वाइन करेंगे। तो चलिए फर्स्ट डबल क्रोशेट बनाने के बाद सेम चेन गैप में हमें दूसरा डबल क्रोशेट बनाना है, फिर एक चेन बनानी है और अगेन सेम चेन गैप में हम 2 और डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो बस इसी तरीके से जैसे मैंने आपको रो ज्वाइन करना बताया और ज्वाइन करने के बाद 2 स्लिप स्टिच बनाने पर हम जो बीच वाली 2 चेन गैप है वहाँ पर पहुँच जाते हैं और फिर नेक्स्ट रो की वहाँ से हम शुरुआत करते हैं जैसे हमने यहाँ पर की। तो बस इसी तरीके से हमें हमारी डिज़ायर लेंथ तक पहुँचना है बुनाई करते हुए। तो मैंने फर्स्ट वाली स्लीव में जितनी रो बनाई थी उतनी रो बनाने पर जब मुझे 15 इंच की लेंथ मिल जाएगी तो मैं उसके बाद आपसे मिलती हूँ और फिर मैं आपको आखिरी वाली रो बनाना सिखाऊंगी जो कि ये वाली है। ये देखिए बहुत ही सिंपल है ये वाली एजिंग वाली रो। तो हम आखिर में ये रो बनाएंगे और हमारी ये वाली स्लीव को भी फिनिश कर देते हैं। चलिए तो अभी मैं इसके आगे की जितनी भी बुनाई है ये देखिए इसी तरीके से स्ट्रेट बुनाई करनी है, ना इंक्रीज है ना डिक्रीज है। ये देखिए यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं।
अब हमें स्ट्रेट बुनाई करनी है। तो चलिए ये बुनाई फिनिश करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर मैंने पूरी स्लीव की टोटल 15 इंच तक बुनाई कर ली है। अभी आखिरी वाली रो बचती है। फर्स्ट वाली स्लीव में मैंने आखिरी वाली रो को काउंट करे तो टोटल 31 रो बनाई है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने 30 रो बना ली है और 31st वाली रो जो है वो मैं अभी आपको बताऊंगी कि कैसे बनानी है। ये देखिए, मैं हमेशा अपने वर्क में इस तरीके से स्टिच मारकर कहीं भी लगा कर रखती हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है छोटी बच्ची है मेरे घर में और कभी भी मुझे काम छोड़कर उठना पड़ता है, तो मैं रिस्क नहीं लेती। हमेशा ये वाले लूप को इस तरीके से खींचकर यहाँ पर मैं ये स्टिच मारकर लगा देती हूँ और जल्दी से अपना काम फिनिश करके फिर से अपने इस वाले वर्क को ज्वाइन कर लेती हूँ, कि बड़ा ही आसान रहता है। चलिए अब शुरू करते हैं हम हमारी आखिरी वाली रो। तो अगेन हमने यहाँ पर मैंने एक चेन बना कर रखी थी, दूसरी 2 चेन बनाने के बाद हमारा धागा ऊपर उठ गया है और ये 3 जो चेन है वो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशेट है। जिस तरीके से हम बुनाई करते आए हैं उसी तरीके से हमें दूसरा डबल क्रोशेट बनाना है। तो ये 1 और 2 डबल क्रोशेट बन गए। अब यहाँ पर जो बुनाई है वो थोड़ा चेंज है। अभी तक की बुनाई में हम बीच में एक चेन बना रहे थे, अभी हमें यहाँ पर एक पिकू बनाना है। तो पिकू बनाने के लिए हमें 3 चेन बनानी है और जो फर्स्ट वाली चेन है वहाँ पर हमें हुक को डालकर इस तरीके से लूप को खींचना है और फिर यार्न ओवर करके इस तरीके से स्लिप स्टिच लगा लेनी है। तो पिकू बन जाने के बाद सेम चेन स्पेस में हमें फिर से 2 डबल क्रोशेट बना लेने हैं इस तरीके से। देखिए ये 1 और 2, ठीक है। अब नेक्स्ट जो शेल है उसकी बीच की जो 1 चेन स्पेस है वहां पर हमें जाना है, 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं, 1 और ये 2। उसके बाद 1, 2 और 3 चेन बनाकर ये जो फर्स्ट वाली चेन है उसमें हमें हुक को डालकर इस तरीके से ये देखिए ये धागे को यहाँ से खींच लेना है। ये देखिए यहाँ पर हमें हुक को डालकर ये धागे को हम खींच लेंगे, फिर से यार्न ओवर करेंगे और दोनों लूप में से एक साथ निकाल लेंगे। तो ये पिकू बन जाने के बाद फिर से सेम चेन स्पेस में हमें 2 डबल क्रोशेट बना लेने हैं, 1 और ये 2। तो ये देखिए ये जो आखिरी वाली हमारी एजिंग वाली जो रो होगी वो पिकू के साथ इस तरीके से बनेगी। तो ये पूरी रो फिनिश करती हूँ आखिरी वाली, फिर अच्छे से नॉट लगाकर धागे को सिक्योर कर लेना है और उसके बाद हम ये टॉप मारिया को पहनाकर फिर से एक बार देख लेते हैं कि इसका लुक कैसा आ रहा है। सो फ्रेंड्स, ये टॉप रेडी हो चुका है, दोनों ही स्लीव आप देख सकते हैं। मारिया बड़ी ही खुश है इसे पहनकर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इसका नहीं है, ये इसकी मामी का है, तो हमें उसे भिजवाना पड़ेगा। लेकिन अभी ये पहनकर बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रही है। चलिए आप भी वीडियो को एंजॉय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह अगले फ्राइडे को। तब तक के लिए बाय बाय।